जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, मेरी यानी श्रुति गौतमर की आवाज में। अध्याय 6, प्रेरणा को जरूरत से ज्यादा महत्व जबकि परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड थॉर्नडाइक के मन में एक अजीब विचार आया। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि वे इच्छा शक्ति या प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना ही अस्पताल के हजारों कर्मचारियों और आगंतुकों की खान पान की आदतों को बेहतर बना सकती हैं। दरअसल वे यह काम उनसे एक शब्द बोले बगैर करना चाहती थीं। थॉर्नडाइक और उनके सहकर्मियों ने अस्पताल के कैफेटेरिया में चुनिंदा चीज़ों को रखने की जगह बदलने और लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्होंने कमरे में ड्रिंक्स की जगह बदल दी। पहले कैफे के कैश रजिस्टर्स के पास रखे फ्रिज में केवल सोडा बॉटल ही भरी रहती थी। शोधकर्ताओं ने हर फ्रिज में पानी भी रखवा दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे कमरे में फूड स्टेशंस के पास बोतलबंद पानी भी रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी पेय स्थलों पर अब पानी भी उपलब्ध था। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि अगले 3 महीनों में अस्पताल में सोडा की बिक्री 11.4% घट गई, जबकि इस दौरान बोतलबंद पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने कैफेटेरिया में भोजन के साथ भी ऐसे ही स्वस्थ बदलाव किए और वहां भी उन्हें ऐसे ही परिणाम मिले। रोचक बात यह है कि इस दौरान किसी ने भी वहां खाने पीने वाले किसी व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोला था। लोग अक्सर प्रोडक्ट्स को उनके गुण दोष के आधार पर नहीं चुनते हैं। उनके चुनाव का आधार प्रायः यह होता है कि वे कहाँ रखे हैं। अगर मैं किचन में जाऊं और मुझे काउंटर पर कुकीज़ की प्लेटें दिखें तो मैं आधा दर्जन कुकीज़ खा जाऊंगा, भले ही मेरे मन में उन्हें खाने की इच्छा नहीं हो या मुझे भूख न लग रही हो। अगर ऑफिस में कम्युनल टेबल पर हमेशा डोनट्स और बेजल्स ही रखे रहते हों तो आप 1-2 तो उठा ही लेंगे। आपकी आदतें उस कमरे के हिसाब से बदल जाती हैं जिसमें आप हैं, या आपके सामने मौजूद संकेतों के आधार पर बदल जाती हैं। परिवेश ही वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को तय करता है। हमारे अनूठे व्यक्तित्व के कारण निश्चित परिवेश की परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार बार बार उत्पन्न होते हैं। चर्च में लोग फुसफुसाकर बात करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंधेरी सड़क पर चलते समय लोग सतर्क और सावधान रहते हैं। यानी परिवर्तन का सबसे आम रूप आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी होता है। हमारे आसपास का संसार हमें बदल देता है। हमारी हर आदत पृष्ठभूमि पर निर्भर होती है। 1936 में मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन ने एक सरल सूत्र दिया जो बहुत शक्तिशाली सिद्धांत को स्पष्ट करता है। व्यवहार किसी निश्चित परिवेश में व्यक्ति का कार्य है, या B=F(P)E। जल्दी ही लेविन के सूत्र को व्यवसाय में परखा गया। 1952 में अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने सुझाव आवेग खरीदारी की अवधारणा दी, जो तब सक्रिय होती है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता और अपने मन में इसकी आवश्यकता का चित्र बना लेता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार प्रोडक्ट इच्छा की वजह से नहीं खरीदते हैं, बल्कि इस वजह से खरीदते हैं कि वे उनके सामने पेश कैसे किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आंखों के ठीक सामने रखी चीजों को ग्राहक ज्यादा खरीदते हैं, दूसरी तरफ वे नीचे के शेल्फ पर रखे सामान कम खरीदते हैं। इसी कारण स्टोर की शेल्फ पर ब्रांड नेम वाले सामान ऐसी जगहों पर रखे रहते हैं जो आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि स्टोर को सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं से होता है। दूसरी ओर सस्ते विकल्पों को ऐसी जगह रखा जाता है जहां वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं या उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। यही एंड कैप्स गलियारे के अंत में रखे प्रोडक्ट प्रदर्शन पटल के बारे में सही है। एंड कैप्स से रिटेलर्स को बहुत आमदनी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत से ग्राहक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोको कोला की 45% बिक्री गलियारे के सिरे पर रखे रैक से होती है। कोई प्रोडक्ट या सेवा जितनी स्पष्टता या आसानी से उपलब्ध होती है, आपके उसे खरीदने की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। लोग बड लाइट बियर इसलिए पीते हैं क्योंकि हर बार में मिलती है। लोग स्टारबक्स में इसलिए कॉफी पीते हैं क्योंकि यह हर चौराहे पर रहता है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि हम स्थिति को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सोडा के बजाय पानी पीने का विकल्प चुनते हैं तो हम मानते हैं कि यह चुनाव हमने अपनी इच्छा से किया है। लेकिन सच तो यह है कि हम हर दिन जो काम करते हैं उनमें से कई उद्देश्यपूर्ण प्रेरणा और विकल्प की वजह से नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे सबसे स्पष्ट विकल्प होते हैं।
हर प्राणी अपने अपने तरीके से संसार की अनुभूति करता है और इसे समझता है। बाज की लंबी दूरी की दृष्टि उल्लेखनीय होती है। सांप अपनी बेहद संवेदनशील जीव से हवा का स्वाद लेकर सूंघ सकता है। शार्क मछलियां नजदीकी मछलियों द्वारा पानी में उत्पन्न विद्युत व कंपन की हल्की सी मात्रा को भी पकड़ सकती हैं। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में भी कीमोरेसेप्टर्स यानी छोटी इंद्रिय कोशिकाएं होती हैं जो उनके परिवेश में विषाक्त रसायनों को पकड़ने की अनुमति देती हैं। मनुष्य की अनुभूति इंद्रियात्मक नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के जरिए संसार की अनुभूति करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों को अनुभूत करने के दूसरे तरीके भी होते हैं, जिनमें से कुछ चेतन होते हैं लेकिन कई अचेतन होते हैं। मिसाल के तौर पर आप गौर कर सकते हैं जब तूफान से पहले तापमान कम हो जाता है, या जब पेट दर्द के दौरान आपकी आंखों में दर्द होने लगता है, या जब आप पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन पर चलते समय गिर जाते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर्स बहुत से आंतरिक उद्दीपनों को पकड़ सकते हैं, जैसे आपके खून में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी की जरूरत। मनुष्य की सभी इंद्रियात्मक योग्यताओं में दृष्टि सबसे शक्तिशाली होती है। मानव शरीर में लगभग 110 लाख इंद्रियात्मक रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से लगभग 100 लाख दृष्टि से संबद्ध होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधनों का इस्तेमाल दृष्टि की खातिर किया जाता है। हम किसी दूसरी इंद्रिय के बजाय दृष्टि पर ज्यादा निर्भर होते हैं। इसलिए इस बात पर हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दिखने वाले संकेत ही हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। इसी कारण आप जो देखते हैं उसमें छोटा सा परिवर्तन भी आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फलस्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं कि यह ऐसे परिवेश में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक संकेतों से भरा हो, जहां नकारात्मक संकेत नहीं हो। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने परिवेश का शिकार होने की जरूरत नहीं है, आप इसके आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। अपने परिवेश को सफलता के लिए कैसे तैयार करें? 1970 के ऊर्जा संकट और तेल नाकाबंदी के दौरान डच शोधकर्ताओं ने अपने देश के ऊर्जा उपयोग पर गौर किया। एम्स्टर्डम के एक करीबी उपनगर में उन्होंने पाया कि कुछ मकान मालिक अपने पड़ोसियों से 30% कम बिजली जलाते हैं, हालांकि उनके मकान उतने ही बड़े थे और उन्हें बिजली उसी भाव पर मिल रही थी। यह पता चला कि इस इलाके में मकानों का आकार तो समान था, बस एक अंतर था, उनके बिजली के मीटर अलग अलग जगह लगे थे। कुछ मकानों में मीटर बेसमेंट में लगा था, जबकि बाकी मकानों में बिजली का मीटर मुख्य हॉल में ऊपर की मंजिल पर लगा था। जैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, जिन घरों में मीटर मुख्य हॉल में लगा था उनमें बिजली की खपत कम होती थी। ये लोग अपनी बिजली की खपत को स्पष्टता से देख सकते थे और आसानी से उसकी निगरानी कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना व्यवहार बदल लिया। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है और हम प्रायः उन संकेतों पर गौर करते हैं जो अलग हटकर दिखते हैं। दुर्भाग्य से जिन परिवेशों में हम रहते और काम करते हैं उनकी वजह से हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती, क्योंकि उस व्यवहार को प्रेरित करने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं होते। जब गिटार को स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता है तो गिटार का अभ्यास नहीं करना आसान होता है। जब बुक शेल्फ गेस्ट रूम के कोने में होता है तो पुस्तक नहीं पढ़ना आसान होता है। जब आपके मल्टीविटामिन पेंट्री में आपकी आंखों के दायरे से दूर रखे रहते हैं तो उन्हें न लेना आसान होता है। जब आदत को चिंगारी देने वाले संकेत अस्पष्ट या छुपे हुए होते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है। तुलना में स्पष्ट दृश्यात्मक संकेत बनाने से आपका ध्यान मनचाही आदत की ओर आकर्षित हो सकता है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में एम्स्टर्डम में स्वीकोफोल हवाई अड्डे के सफाई कर्मियों ने एक मक्खी का स्टिकर हर यूरिनल के बीचों बीच लगा दिया। जब पुरुष यूरिनल्स में गए तो उन्होंने उसे मक्खी समझकर उस पर निशाना साधा। स्टिकर्स की बदौलत उनका निशाना बेहतर हुआ और इस प्रक्रिया में यूरिनल्स के पास छलकने की घटनाएं भी कम हो गईं। बाद के विश्लेषण में पता चला कि स्टिकर्स की वजह से बाथरूम की सफाई की लागत में 8% की सालाना कमी आई। मैंने अपने खुद के जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदकर उन्हें फ्रिज के सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देता था और फिर उनके बारे में पूरी तरह भूल जाता था। जब तक मुझे याद आता था तब तक सेब खराब हो चुके होते थे। वे मुझे कभी दिखाई ही नहीं देते थे, इसलिए मैं उन्हें कभी खा नहीं पाता था। सौभाग्य से अंततः मैंने खुद की सलाह मानी और अपने परिवेश को नए सिरे से जमाया। मैंने एक बड़ा डिस्प्ले बाउल खरीदकर उसे किचन काउंटर के बीचों बीच रख दिया। अगली बार जब मैं सेब खरीद कर लाया तो मैंने उन्हें वहीं रखा, खुले में, जहां वे मुझे आसानी से दिख जाते थे। लगभग जादू की तरह मैं हर दिन कुछ सेब खाने लगा, क्योंकि वे ओझल नहीं थे बल्कि आंखों के ठीक सामने स्पष्ट रूप से रखे हुए थे। यहाँ कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप परिवेश को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के संकेतों को ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं।
अगर आप हर रात को दवा लेने की याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की शीशी को बाथरूम काउंटर पर नल के पास रख दें। अगर आप ज़्यादा बार गिटार का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपना गिटार लिविंग रूम के बीच में रख दें। अगर आप धन्यवाद की चिट्ठियाँ ज़्यादा भेजना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर स्टेशनरी रखें। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर में ऐसी जगहों पर रखें जहाँ आप ज़्यादा जाते हैं। अगर आप किसी आदत को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान दें। सबसे प्रबल व्यवहारों के आम तौर पर एक से ज़्यादा संकेत होते हैं। जरा सोचें, सिगरेट पीने वाला कितने कारणों से सिगरेट पीने के लिए प्रेरित हो सकता है? कार चलाते समय, किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखकर, कामकाज में तनाव महसूस करने पर आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के मामलों में भी लागू की जा सकती है। अपने आसपास के माहौल में अच्छी आदतों के संकेतों का छिड़काव कर दें। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि आपको दिन भर उस आदत की याद आती रहेगी। यह सुनिश्चित करें कि सर्वश्रेष्ठ चयन सबसे स्पष्ट हो। जब अच्छी आदतों के संकेत आपके ठीक सामने होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तो बेहतर निर्णय लेना आसान और स्वाभाविक होता है। परिवेश योजना की शक्ति का एक कारण यह है कि यह इस बात को प्रभावित करती है कि हम संसार के साथ कैसे संलग्न होते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि हम इसे शायद ही कभी करते हैं। ज़्यादातर लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसे दूसरों ने उनके लिए बनाया, लेकिन जहां आप रहते और काम करते हैं वहां आप सकारात्मक संकेतों को ज़्यादा स्पष्ट तथा आसान बना सकते हैं और नकारात्मक संकेतों को अपनी नज़रों से दूर रख सकते हैं। परिवेश योजना बागडोर आपके हाथों में थमा देती है और आपको अपने जीवन का आर्किटेक्ट बना देती है। संसार के उपभोक्ता नहीं, डिजाइनर बने। पृष्ठभूमि ही संकेत है। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित करते हैं वे शुरुआत में बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें किसी एक अकेले संकेत से नहीं जुड़ी रहती हैं, वे तो व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ी रहती हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग अकेले में जितनी शराब पीते हैं दूसरों के साथ रहने पर उससे ज़्यादा शराब पीते हैं। कोई एक निश्चित चीज़ नहीं बल्कि पूरी स्थिति ही संकेत बन जाती है। आप अपने दोस्तों को ड्रिंक्स का ऑर्डर देते देखते हैं, बाद में संगीत सुनते हैं, बियर्स को देखते हैं। हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को वह जगह आवंटित कर देते हैं जहाँ वे घटित होती हैं। घर, ऑफिस, जिम, हर जगह के निश्चित आदतों और दिनचर्याओं के अलग अलग जुड़ाव बन जाते हैं। आप अपनी डेस्क पर रखी वस्तुओं, अपनी किचन काउंटर पर रखी चीज़ों या अपनी बेडरूम की चीज़ों के साथ एक खास संबंध स्थापित करते हैं। हमारा व्यवहार परिवेश की वस्तुओं से परिभाषित नहीं होता बल्कि उनके साथ हमारे संबंध से परिभाषित होता है। वास्तव में यह आपके व्यवहार पर परिवेश के प्रभाव के संदर्भ में सोचने का उपयोगी तरीका है। इस तरह नहीं सोचें कि आपका परिवेश वस्तुओं से भरा है, इस तरह सोचें कि यह संबंधों से भरा है। इस संदर्भ में सोचें कि आप अपने आसपास के स्थानों से कैसे प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति के लिए काउच वह जगह है जहां वह हर रात को 1 घंटे पढ़ता है। किसी दूसरे के लिए काउच वह जगह है जहां वह ऑफिस के बाद टेलीविजन देखता है और आइसक्रीम का बाउल खाता है। अलग अलग लोगों को उसी जगह से जुड़ी अलग अलग स्मृतियां और इस तरह अलग अलग आदतें हो सकती हैं। अच्छी खबर, आप किसी खास आदत को एक खास पृष्ठभूमि से जोड़ने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा के रोगियों से कहा कि वे नींद आने पर ही बिस्तर पर जाएं। उनसे कहा गया कि अगर उन्हें नींद नहीं आ रही हो तो वे तब तक एक अलग कमरे में बैठें जब तक कि उन्हें नींद नहीं आने लगे। समय के साथ प्रतिभागी बिस्तर की पृष्ठभूमि को सोने के काम से जोड़ने लगे और इस वजह से बिस्तर पर जाने के बाद जल्दी सोना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने सीखा कि उस कमरे में फोन पर ब्राउजिंग करना या टेलीविजन देखना या घड़ी को घूरना नहीं होता था। सोना ही एकमात्र काम था जो उस कमरे में होता था। पृष्ठभूमि की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी उजागर करती है। नए परिवेश में आदतें बदलना ज्यादा आसान होता है। इससे उन सूक्ष्म संकेतों से बचने में मदद मिलती है जो आपको आपकी वर्तमान आदतों की ओर धकेलते हैं। किसी नई जगह पर जाएं, एक अलग कॉफी शॉप, पार्क की बेंच, आपके कमरे का वह कोना जिसका आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं और वहां एक नई दिनचर्या शुरू करें। प्रतिस्पर्धी संकेतों के सामने नई आदतें डालना मुश्किल होता है, जबकि नई आदत को नई पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप हर रात अपने बेडरूम में टेलीविज़न देखते हैं तो जल्दी सोना मुश्किल हो सकता है। अगर आप लिविंग रूम में हमेशा वीडियो गेम खेलते हो तो वहाँ बिना व्यवधान के पढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब आप अपने सामान्य परिवेश से बाहर कदम रखते हैं तो आपके व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह पीछे छूट जाते हैं। आप पुराने परिवेश के संकेतों से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नई आदतें बगैर किसी बाधा के बन सकती हैं। ज़्यादा सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं?
ज्यादा बड़े कमरे में जाएं, छत पर जाएं या फैले हुए आर्किटेक्चर वाली इमारत में जाएं। अपने दैनिक कामों की जगहों से दूर जाएं, क्योंकि वे जगहें आपकी विचार प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः आप अपने नियमित सुपरमार्केट में बिना सोच विचार के खरीदारी करते हो। किसी नए सुपरमार्केट में जाकर देखें। अस्वस्थ भोजन से बचना तब ज्यादा आसान होता है जब आपके मस्तिष्क को यह पता नहीं होता कि यह स्टोर में कहाँ रखा है। अगर आप नए परिवेश में नहीं जा सकते हो तो अपने वर्तमान परिवेश को दोबारा परिभाषित या व्यवस्थित करें। कामकाज, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और कुकिंग के लिए अलग अलग जगह बनाएं। इस मामले में मुझे यह मंत्र उपयोगी लगा है, एक जगह एक इस्तेमाल। जब मैंने उद्यमी के रूप में अपना करियर शुरू किया तो मैं अक्सर अपने काउच या किचन टेबल से काम करता था। शाम को मुझे काम रोकने में बहुत मुश्किल आती थी। कामकाज के समय के अंत और व्यक्तिगत समय की शुरुआत के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। सवाल यह था, क्या किचन टेबल मेरा ऑफिस थी या फिर भोजन करने की जगह थी? क्या काउच मेरे आराम करने की जगह था या वह जगह थी जहां से मैं ईमेल भेजता था? हर चीज उसी जगह पर होती थी। कुछ साल बाद आखिरकार मैं एक ऐसे घर में पहुंचा जिसमें मेरे ऑफिस के लिए एक अलग कमरा था। अचानक काम वह चीज बन गया जो उस कमरे के अंदर होता था और व्यक्तिगत जीवन ऐसी चीज थी जो उस कमरे के बाहर होता था। जब मेरे कामकाजी जीवन और घरेलू जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा बन गई तो मेरे मस्तिष्क के पेशेवर पहलू को पूरी तरह बंद करना ज्यादा आसान हो गया। हर कमरे का एक मुख्य इस्तेमाल था। किचन खाना बनाने के लिए था, ऑफिस काम करने के लिए था। जब भी संभव हो एक आदत की पृष्ठभूमि को दूसरी के साथ मिश्रित करने से बचें। जब आप पृष्ठभूमियों को मिश्रित करने लगते हैं तो आप आदतों को मिश्रित करने लगेंगे और ज्यादा आसान आदतें आमतौर पर जीत ही जाएंगी। इसी कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी की बहुउपयोगिता एक शक्ति भी है और कमजोरी भी। आप अपने फोन का इस्तेमाल सभी तरह के कामों के लिए कर सकते हैं जिससे यह एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है। लेकिन जब आप लगभग हर चीज करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़कर देखना मुश्किल होता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं लेकिन आप फोन खोलने पर आप आदतन उस पर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, ईमेल चेक करने लगते हैं और वीडियो गेम खेलने लगते हैं। यह संकेतों के गड़बड़ झाले की वजह से होता है। आप सोच सकते हैं आप समझते नहीं हैं। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, मेरे अपार्टमेंट का आकार स्मार्टफोन जितना बड़ा है। मुझे इस बात की जरूरत है कि हर कमरा एक से ज्यादा भूमिका निभाए। आपकी बात सही है। अगर जगह सीमित है तो अपने कमरे को कई गतिविधि क्षेत्रों में विभाजित कर लें। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। आप अपने डिजिटल स्थानों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए करता है, अपने टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने के लिए करता है और फोन सिर्फ सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए होता है। हर आदत का एक घर होना चाहिए। यदि आप इस रणनीति पर कायम रह सकें तो हर पृष्ठभूमि एक खास आदत और विचार की अवस्था से जुड़ जाएगी। आदतें इसी तरह की प्रत्याशित परिस्थितियों में फलती फूलती हैं। जब आप अपनी कामकाजी डेस्क पर बैठते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। तनाव रहित होना ज्यादा आसान होता है जब आप उस उद्देश्य से निर्मित जगह पर होते हैं। नींद जल्दी आती है जब यह आपके बेडरूम में होने वाली इकलौती चीज होती है। अगर आप स्थिर और प्रत्याशित व्यवहार चाहते हैं तो आपको एक स्थिर और प्रत्याशित परिवेश की भी जरूरत होती है। एक स्थिर परिवेश वह परिवेश होता है जहां हर चीज की एक जगह और एक उद्देश्य होता है। ऐसे परिवेश में आदतें आसानी से बन सकती हैं। अध्याय सार। पृष्ठभूमि में छोटे परिवर्तन आगे चलकर व्यवहार में बड़े परिवर्तनों की ओर ले जा सकते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हमारे उन संकेतों पर गौर करने की ज्यादा संभावना होती है जो अलग हटकर दिखते हैं। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने परिवेश में स्पष्ट बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी अकेले संकेत से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ जाती हैं। पृष्ठभूमि संकेत बन जाती है। नए परिवेश में नई आदतें बनाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि तब आप पुराने संकेतों के खिलाफ लड़ते नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, अध्याय 6, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में।